गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड। आज मैं रेजोनेंस अपना टॉपिक फिनिश हो गया था, इसकी फोर्थ वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए थे। आज रेजोनेंस की मैं कुछ एप्लीकेशन बताऊंगा। इसकी एप्लीकेशन तो इतनी है बेटा कि विदाउट रेजोनेंस की एप्लीकेशन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना तो दुर्लभ हो जाता है। जगह जगह पर इसका एप्लीकेशन मिलेगा, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ एप्लीकेशन बता रहा हूँ। तो रेजोनेंस क्या होता है, किस कंडीशन में होता है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। कौन सी रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगी, कौन सी रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगी, मैंने सेकंड वीडियो में बताया था। आपकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ये मैंने आपको सब प्रोवाइड करा दी है। आज मैं एप्लीकेशन लेके चलता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। तो इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, ये फर्स्ट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी कि कार्बोकैटायन इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी, उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे आप देखें, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ये पॉजिटिव, और अगर ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। अगर हम A और B की कंपेयर करें तो इसमें रेजोनेंस नहीं है, अदर फैक्टर हैं, जैसे हाइपर कंजुगेशन होगी और इंडक्टिव इफेक्ट होगा, बट इसमें रेजोनेंस है ना। तो ये वाला जो है ये मोस्ट स्टेबल होगा कंपेरेटिव देन दिस, तो B इज मोर स्टेबल कंपेरेटिव देन D। अच्छा, कभी आप इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन को देख करके स्टेबिलिटी करते हैं और रेजोनेंस को इग्नोर कर देते। तो मैं एक सीक्वेंस भी बता देता हूँ। जो रेजोनेंस इफेक्ट है आपका, ये बहुत पावरफुल इफेक्ट है। इससे ज़्यादा पावर केवल मेसोमेरिक इफेक्ट में होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज ग्रेटर देन हाइपर कंजुगेशन, इज ग्रेटर देन रेजोनेंस, इज ग्रेटर देन होता मेसोमेरिक इफेक्ट, एम इफेक्ट। यानी कि एम इफेक्ट को छोड़ दिया जाए तो रेजोनेंस इफेक्ट सबसे पावरफुल होता है, ठीक है ना। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में और देखिए जरा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड इसको A मान लेते, और CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH, इसको भी मान लीजिए। अब आपको बताया था कि जैसे जैसे रेजोनेंट बढ़ेगा वैसे वैसे उसका पावर बढ़ता है। तो इसमें रेजोनेंस ज़्यादा है तो B इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, A, ठीक है ना। अच्छा, आप देखिए जरा और एग्जाम्पल, CH2 A और ये हो गया तुम्हारा B। ये कंपेयर और कर लो, ये हो गया B, ये हो गया C। कौन सा कैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा? देखो, इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं, इसमें रेजोनेंस है ही नहीं है, इसमें रेजोनेंस है यस, और इसमें क्या है, ज़्यादा रेजोनेंस है और एरोमेटिक भी है। तो कौन सा रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही कैटायन ज़्यादा स्टेबल कर देगा। तो C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A, ठीक है ना। अगर इधर कहीं ऐसा बना दिया होता, उसने ऐसे एक और बना दिया होता CH2 पॉजिटिव, ऐसे बना दिया होता, इसको सपोज दैट D दे देता, तो ये जो है D इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाता, क्योंकि इसमें
रेजोनेंस है ही नहीं। एट दिस कंडीशन क्या हो जाता है तुम्हारा डी और फिर ई। तो ये कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, और देखें जरा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन अर्थात ऋण आयन की स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन या कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, कार्ब एनायन। अब आप अगर एनायन की स्टेबिलिटी के बारे में जानते हैं तो आप जो एसिड होता है एसिडिटी के बारे में जान जाएंगे, बिकॉज एसिडिटी इज डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर। अर्थात जिसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे उस एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे तुम देखोगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, और इसकी कंपेयर करें आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। तो देखो जरा, इसमें तो रेजोनेंस है नहीं, लेकिन इसमें रेजोनेंस है, ठीक है ना। अब रेजोनेंस से अगर इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ये क्या होगा बेटा? बी इज मोर स्टेबल ए। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? अगर वो ऐसे लगा दे कि इस हाइड्रोजन का नाम कितना है, ये एक्स हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन वाई एच वाई, ठीक है ना, और इनकी आयन हटा दिए ऐसे, इनकी आयन हटा दिए ऐसे, और पूछे कि इन दोनों में इसमें और इसमें कौन हाइड्रोजन एटम ज़्यादा अम्लीय है, तो ये हाइड्रोजन एटम ज़्यादा अम्लीय निकलेगा HY ग्रेटर देन HX, ठीक है, क्योंकि इसका एनायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक। यही फैक्टर तो इसमें होते हैं, जैसे तुमने देखा होगा कि ऑक्सी एसिड है H2SO4 इज मोर एसिडिक देन H2SO3। इसका रीजन यही होता है कि जब इससे निकल जाता है तो ये O माइनस डबल बॉन्ड O, जब ये दोनों H आयन निकल जाते हैं और ये बनेगा कितना SO माइनस डबल बॉन्ड O। तो इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होगी और इसमें कम होगी। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो एनायन की स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है कंपेरेटिव दिस, इसलिए यह मोर एसिडिक हो जाता है। अर्थात जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ते हैं उसमें तो उसकी रेजोनेंस संरचनाएं बढ़ते जाती हैं और यही कारण है उसकी एसिडिटी बढ़ती जाती है। ये बहुत जगह यूजफुल है, मैंने आपको पहले बताया था, बट अपन सिलेबस के दायरे में, इसलिए उतनी ही चीज़ें अपन को बताना है। जैसे HClO है, इससे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तुम्हारा HClO2, इससे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा HClO3, इससे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा HClO4। इसका मतलब क्या है? इसका जो एसिडिक कैरेक्टर जो इसका बढ़ रहा है, एसिडिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज हो रहा है, तो अगर इन ऑर्गेनिक की थ्योरी से इसको मेमोराइज कराया जाएगा तो जैसे जैसे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। जैसे इधर ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इधर ऑक्सीडेशन नंबर आपकी +3 है, इधर +5 है, इधर +7 है। तो अगर इसकी बहुत अच्छी एक्सप्लेन की जाए कि सर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाने से आपका एसिडिक कैरेक्टर क्यों बढ़ रहा है, तो उसका कारण यही है कि इसकी नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बढ़ रही है। जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बढ़ रही हैं, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बढ़ जाने से इसका जो एनायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है कंजुगेटेड एनायन की, वह उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। जैसे इससे एक H आयन रिमूव कर दोगे आप तो इसका जो एनायन बनेगा ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। अर्थात अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो कैसा बन जाएगा ऐसे, तो इसका जो एनायन होगा वो क्या हो जाएगा ऐसे, इसका जो एनायन होगा वो हो जाएगा आपका ऐसे, इसका जो एनायन होगा वो हो जाएगा
इसमें रेजोनेंस संरचना पढ़ गई कि नहीं पढ़ गई? इसमें लगाइए ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर जैसे जैसे हमारी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और कंजुगेटेड एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ये एसिडिटी में भी यूज होता है, लेकिन अपन अभी स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन बता रहे थे, ठीक है ना। अब और बताते हैं जो तीसरा नंबर है इसका एप्लीकेशन का। तो तीसरा नंबर है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन अर्थात एल्कीन की स्टेबिलिटी में। और क्या कहेंगे हम? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अर्थात जिस एल्कीन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा होगी वह एल्कीन्स उतनी ही अधिक स्टेबल होगी। जैसे तुम देखो जरा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 E हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये B हो गया, ठीक है ना। और एक ही मैंने बताया, चलो ऐसे 1 2 3 ऐसे बता दूं। इसका अर्थ ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया C। अगर आप चेक करें बेटा तो इसमें तो ना तो रेजोनेंस है और ना रेजोनेंस है इसमें, और ना ही हाइपर कंजुगेशन है। लेकिन इसमें हाइपर कंजुगेशन है, मैं ऐसी आशा रखता हूँ आपको पता होगा, और नहीं है पता तो मेरी वीडियो देख लेना जो है उसमें हाइपर कंजुगेशन की दलील है। इसमें हाइपर कंजुगेशन होता, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से L5H है तो उसमें हाइपर कंजुगेशन होता, लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं है। मैंने रेजोनेंस की जो कंडीशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग इसमें रेजोनेंस नहीं है। इसमें रेजोनेंस है A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड D वाला इसमें रेजोनेंस है, और इसका जो प्रभाव होता है वो R इज ग्रेटर देन H इज ग्रेटर देन I। तो देखिए जरा, अगर स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हमारा क्या? C, फिर क्या होगा? B, फिर क्या होगा बेटा? A। तो जी स्टेबिलिटी का क्रम है। अच्छा, अब डबल डबल लाभ ये होते हैं। हमने यूज तो किया रेजोनेंस, हमने रेजोनेंस स्टेबिलिटी निकाल ली। तो अब दूसरा लाभ क्या है? जो एल्कीन जितने ज्यादा स्टेबल होंगे वो उतने ही अस्थायी होंगे। जैसे हम ऐसे लिखते CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब अगर हम ये देखें, ये A है और ये B है, तो इसमें कौन ज्यादा क्रियाशील होगा? तो ये ज्यादा क्रियाशील होगा तुम्हारा, ये ज्यादा क्रियाशील होगा क्योंकि यह कम स्थायी है। जो मॉलिक्यूल जितना कम स्थायी होता है वह उतना ज्यादा ही क्रियाशील होता है। तो इस प्रकार से आप रेजोनेंस की एप्लीकेशन तमाम प्रकार से लिख सकते हैं। क्रियाशीलता की जानकारी में, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी की जानकारी में, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी की जानकारी में, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी की जानकारी में, और जो एरोमेटिक रिंग होगी उनकी एसिडिटी की जानकारी में आप कर सकते हैं। जैसे ये तुम्हारा OH है। अब रेजोनेंस फैक्टर के इसमें भी, लेकिन अब आपको ये याद रखना है कि जो रेजोनेंस फैक्टर बेंजीन रिंग की बात आएगी तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही कार्य करता है। तो आपको इस प्रकार से इसकी एप्लीकेशन मिल जाएंगी। एक और एप्लीकेशन बताता हूँ एरोमेटिसिटी की जानकारी में, एरोमेटिसिटी की जानकारी में। अच्छा, एरोमेटिसिटी की जानकारी में, क्योंकि वह कंपाउंड एरोमेटिक होता है जिसमें ये 4 प्रॉपर्टी हो। नंबर 1 साइक्लिक, और नंबर 2 प्लेनर, और नंबर 3 कंजुगेशन। कंजुगेशन मीन्स 1 और मोर उसमें रेजोनेंस संरचनाएं होना चाहिए तभी वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चौथा होता हकल रूल, यानी कि हम कह सकते कौन एरोमेटिक होगा कि कौन नहीं है। जिस साइक्लिक कंपाउंड में रेजोनेंस उत्पन्न होगा उसमें एरोमेटिसिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसी प्रकार से हमारा एंटी एरोमेटिक में और
पता चल जाता है। तो अब ये एक अलग टॉपिक हो जाएंगे, रेजोनेंस की एप्लीकेशन से अलग है, इसलिए अगर आपको जरूरत पड़े तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।